नाज़रीन आदाब। एशिया टाइम्स की ख़ास मुलाकात प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अशरफ अली बस्तवी। आज हमारे मेहमान हैं इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज़ के चेयरमैन डॉक्टर मंजूर आलम साहब। डॉक्टर साहब से हमने जूम के ज़रिए से ये इंटरव्यू किया है। आजकल सोशल मीडिया पर मुस्लिम मीडिया द्वारा या मुसलमानों का अपना मीडिया कायम करने की जो बहस जारी है, ये गुफ्तगू इसी मौजू पर मरकूज़ है। एशिया टाइम्स ने गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया की इसी बहस पर मिथिला पोस्ट के एडिटर कमर क्रांति से एक इंटरव्यू लिया था, जिसमें उन्होंने माजी में की गई ऐसी सभी कोशिशों की नाकामी की वजह बयान की थी। उन्होंने फलक टीवी के क़याम की नाकामी की जो असबाब बयान किए थे, उसमें डॉक्टर मंजूर आलम साहब के रोल पर भी सवाल उठाया था। ये इंटरव्यू देखने के बाद डॉक्टर साहब ने कमर क्रांति के इल्ज़ामात को हक़ाइक़ के ख़िलाफ़ करार दिया था। इसकी इत्तला जब हमें मिली तो हमने डॉक्टर साहब से इस सिलसिले में उनका भी मौक़िफ़ जानना चाहा। इस इंटरव्यू में डॉक्टर साहब ने खुलकर बात की और इस हवाले से आईओएस के माजी की काविशों को नए सिरे से मुनज़्ज़म करने की भी बात की। उन्होंने आईओएस के मीडिया स्कॉलरशिप की भी बात की और मीडिया के मैदान में जारी तमाम छोटी बड़ी काविशों को मज़ीद मुनज़्ज़म करने की भी बात कही है और आईओएस का आइडिया ऑफ मीडिया भी हमसे शेयर किया है। अब हम और ज़्यादा देर तक आपके और डॉक्टर साहब के दरमियान हायल नहीं होना चाहते। आइए अब सीधे रुख करते हैं इंटरव्यू का। देखिए, ऐसा है कि जो बात आपके इंटरव्यू में आई उसमें एक बात तो ये थी कि ऑल इंडिया मिली काउंसिल ने जी एक कोशिश की और उसमें फंड रेज किया जी जो यकसर गलत है। फलक टीवी जो नाम सही है, फलक टीवी बाज़ाब्ता कंपनी के तहत सीएम इब्राहिम साहब ने बेंगलोर में, वहीं उसका हेडक्वार्टर था, ऑफिस थी, रजिस्टर कराया था, जो बिल्कुल कंपनी लॉ के तहत वो था, जिसमें पब्लिक फंड रेज करने का कोई सवाल कहीं से नहीं था। जी दूसरा पहलू ये था कि चूंकि उस जमाने में मौलाना मुजाहिदुल इस्लाम कासमी साहब जनरल सेक्रेटरी जनरल थे और वो हयात से थे, तो इसे मिली काउंसिल के किसी भी मीटिंग में या किसी भी रेजोल्यूशन में या किसी भी फैसले में ये बात आई ही नहीं थी। इंडिविजुअल लेवल पे मैं उनके साथ ज्वाइन किया था, जिसे कादी साहब भी बहुत पसंद नहीं किया, लेकिन वो जाहिर है कि मुखालफत नहीं की उन्होंने, लेकिन बहुत पसंद नहीं किया। जी तो उसमें जो बात है, जिन्होंने ये बात कही, मैं उनके नियत पे कुछ डाउट नहीं कर रहा हूँ। जी जी मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि देखिए, दो बातें, हर एक को, मैं मुसलमान हूँ, यकीनी तौर पे जो भी मुसलमान है सबको ये यकीन है और यकीन भी है, ईमान भी है कि सबकी मौत होगी, सब आखिरत होगी जहाँ सबको हिसाब देना है। बेशक। तो एक पहलू बिल्कुल वाज़ेह रहना चाहिए। नंबर दो, जब तक कि ये मीडिया के भी उसूल में से एक बहुत अहम उसूल है कि बगैर तहकीक किए हुए कोई बात किसी के नाम से नहीं पेश कर देना चाहिए। जी इसमें जो बात आई वो बगैर तहकीक की हुई बातें, जो मिली काउंसिल ने फंड रेज किया और मंजूर आलम ने उसको ये किया, नहीं, बिल्कुल यकसर गलत है। जी तो मैं सिर्फ उनके नियत पर शक के बगैर मीडिया के लोगों से, चाहे किसी तरह के छोटे बड़े मीडिया हो, चैनल पे हो या जिस नेचर का भी मीडिया हो, उसमें ये उसूल को जरूर कार फरमा रखें कि किसी के बारे में भी कुछ कहने से पहले यकीनी तौर से तहकीक कर लेना चाहिए। और ये फलक टीवी हमने यकीनी तौर पे हमने उनके साथ ज्वाइन किया था और मेरी जिम्मेदारी ये थी कि टेक्निकल आदमी को, उसी में हमने संतोष भारती जी को लाए, उसी में हमने वो उस जमाने में आज तक जो नकवी साहब थे उनको लेके आए, उसी में जो है संजय सलील को लेके आए और पूरी टीम काम शुरू ही की थी। मगर ये हुआ कि उनके पास बकौल उनके फंड रेज नहीं हुआ, तो धीरे धीरे इस कंपनी को क्लोज कर देना पड़ा। लेकिन ये प्योरली फलक का नाम भी उसी नुक्ते निगाह से था कि सिर्फ मुसलमानों का नाम ना आए, और जो शुरू से ही एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी गैर मुस्लिम, जो बड़े खुले जहन के थे। इसका बुनियादी नुक्ता ये था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो प्रीएम्बल है, जस्टिस फॉर
जस्टिस फॉर ऑल, इक्वलिटी फॉर ऑल, फ्रेटर्निटी फॉर ऑल, लिबर्टी फॉर ऑल, इसमें मुसलमानों की भी आवाज नजर आए और इस स्पिरिट को, लेटर स्पिरिट को आगे बढ़ाने की कोशिश करे जिसमें हमारा रोल नजर आए। इसी की वजह से हमने ज्वाइन किया था और उन्हें बहुत सारी अहम शख्सियात ने सीएम इब्राहिम साहब से मेरा नाम पेश किया था, तो इसलिए वो आए थे मिलने के लिए। मैं उसमें शेयर होल्डर भी नहीं था, जिम्मेदार जरूर उन्होंने बनाया था। तो इसलिए इसमें सिर्फ ऐसा है कि उनका इंटेंशन जैसा भी रहा हो, वो अल्लाह इंटेंशन का जवाब बेशक मांगेगा। लेकिन हमारी तरफ से सिर्फ इतना है कि वाकई जो भी छोटा बड़ा काम हो, हम उस पर इख्तलाफ कर सकते हैं, इख्तलाफ के तरीके हैं, इख्तलाफ के बारे में हम ये कहते हैं कि ये कभी कभी दिमाग के दरीचे को खोलता है, उससे रोशनी मिलता है। तो इख्तलाफ कोई गलत नहीं है, मुखालफत बिला वजह नहीं होनी चाहिए। बेशक बेशक। तो इस वक्त जरूरत इस बात की है कि जो जहाँ कोशिश कर रहे हैं, जैसे आप लोग कर रहे हैं, कोई और भी लोग कर रहे हैं, सब एक दूसरे को पॉजिटिवली चीजों को देखें, पॉजिटिव थिंकिंग में। मैं इतनी सी बात कहना चाहूंगा। अच्छा, मैं इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल ये कहूंगा कि आप उस वक्त आपने उसको ज्वाइन किया था, सीएम इब्राहिम साहब की उस कोशिश को ज्वाइन किया था, जब ये बंद हुआ या नहीं चल सका या वजूद में नहीं आ सका, तो आप तमाम लोगों ने असेसमेंट किया होगा, आपने खुद भी किया होगा, आप ऑब्जेक्टिव स्टडीज आपका सब्जेक्ट है और आप करते रहे हैं, तो किस नतीजे पर आखिर वजह क्या रही थी? कुछ उसका कुछ, क्योंकि ये कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए हमेशा के लिए। आपकी आज बात हो रही है कि भाई सिचुएशन ये थी और हुआ ये था, ताकि बार बार वो बातें रिपीट न की जाए कि साहब उनकी वजह से, इनकी वजह से हुआ। किस नतीजे पर आप लोग पहुंचे थे असेसमेंट के बाद? देखिए, हुआ बिल्कुल हकीकत यही था कि वो उन्होंने इनिशिएटिव लिया, काम को तकसीम शुरू में ही कर लिया गया कि टेक्निकल स्टाफ और जो उसके कंटेंट्स वाइज है, ये हम मंजूर आलम और उसने जो टीम बनाएंगे, जिसमें नाम मैंने लिया कुछ नाम, वो लोग इसको डेवलप करेंगे। जो उसका फाइनेंस का पार्ट था वो 100% उन्होंने जिम्मेदारी ली थी और उस पर उन्होंने काम भी शुरू कर दिया था। जब ये क्लोज हुआ तो उन्होंने ये बात यकीनी तौर पे बताया कि फंड रेज नहीं हो सका, लोग नहीं आ सके। जो इन्वेस्टमेंट के नुक्ता निगाह से था, ये जो इस पर नहीं था कि कोई ट्रस्ट के तहत हो रहा है, या जैसे जो कंपनी का तरीका होता है, कंपनी जो है शेयर के बेस पे होगा, वो उसमें अपने को इनेबल पेश किया। तो हम लोगों ने, मैंने इनिशिएटिव लिया, रिजाइन किया। उसके बाद ये, चूंकि वो लोग तो जाहिर है कि उसके पार्टनर थे नहीं थे, वो तो आए थे सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, तो वो वहां से वो अपने अपनी जगह पे चले गए। ये था ये पोजीशन। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने इस सिलसिले में बहुत पहले से कोशिश की थी। मेरे ख्याल की 90 की दहाई में आपने फाना के नाम से जो है एक फीचर न्यूज एजेंसी कायम किया था और उसमें बहुत अच्छे नौजवान उसमें शामिल थे और बहुत अच्छा काम भी हुआ था। उस जमाने में हिंदी अंग्रेजी अखबारों के लिए फीचर न्यूज प्रोवाइड की जा रही थी और वो चली भी थी और चल भी रही थी। यूनाइटेड मास मीडिया के हवाले से शायद आपने कोई इदारा बनाया था। तो ये आपकी बहुत पहले से कोशिश रही है कि मुसलमानों को मीडिया के मैदान में, या हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए या हिंदुस्तान के लिए कोई ऐसा मीडिया लाया जाए जो ऑब्जेक्टिविटी पर बात करे, लोगों तक पहुंचे और लोगों की बात करे। ये आपकी पहली से कोशिश रही है। उसके बारे में कुछ आप बता सकेंगे कि जो फाना वाच था या वो जो यूनाइटेड मास मीडिया था? देखिए, ऐसा है कि वो फाना यकीनी तौर पे बहुत अच्छा काम करना शुरू किया था। काफ़ी अखबारों में उनकी जो फीचर्स तैयार होते थे, फीचर्स और न्यूज़ एनालिसिस के नाम से वो पब्लिश हो रहे थे। लेकिन उसमें दो चीज़ें हुई। एक तो ये कि जो ह्यूमन रिसोर्स जिस पर बेस किया था, वो उन्होंने एकाएक फैसला किया कि वो बेंगलोर जाएंगे और अपने आबाई वतन पे काम करेंगे। तो एक तो उसमें प्रॉब्लम, वो जो ह्यूमन रिसोर्स का जो बेस था वो थोड़ा था, ये हुआ। और दूसरा कि उसके बाद जब हमने ये भी किया कि तकरीबन 200-250 लोगों को स्कॉलरशिप दे करके, अभी उसके नाम लिस्ट वगैरह हैं जी। फिर हम दोबारा इस बात की कोशिश में हैं कि हम दोबारा स्कॉलरशिप, ट्रेनिंग, ओरिएंटेशन सहाफ़ियों के बीच, सहाफ़ी तमाम मुख्तलिफ ज़बानों में, तमाम ज़बानों की बात तो नहीं कह सकता, लेकिन मुख्तलिफ ज़बानों में, ख़ास तौर से जो नेशनल लैंग्वेजेस कहलाते हैं, नेशनल और वर्नाकुलर, उसमें उसको प्रमोट किया जाए। ये हमारे का फ्यूचर का प्लान है। और अनकरीब इंशाल्लाह जब ये कोरोना वगैरह ख़त्म होगा तो उसको दोबारा रिज्यूम करेंगे। फाना को नहीं,
बल्कि स्कॉलरशिप जो हमारे स्कीम जिसमें बहुत लोग मुफीद हुए, बहुत सारे लोग यानी अभी बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, जी तो वो सारी चीजों को दोबारा आगे डेवलप करने की हम कोशिश करेंगे। मुझे याद पड़ता है कि मैं एक प्रोग्राम में आपके था, जामिया मिल्लिया इस्लामिया प्रोग्राम हुआ था, जो गिलानी साहब जो जर्नलिस्ट हैं इस वक्त, जो तुर्की में इस वक्त काम कर रहे हैं, जी इफ्तिखार गिलानी साहब जी ने बहुत ही खुल करके स्टेज पर आने के बाद ये बात तस्लीम की थी कि अगर डॉक्टर मंजूर साहब ने मुझे 500 रुपए महीने की स्कॉलरशिप न दिया होता तो शायद आज मैं यहाँ खड़ा ना होता। यानी जिस वक्त वो आए थे पढ़ने के लिए जी तो उस वक्त आपकी वो स्कॉलरशिप उनके लिए इतनी मुआविन साबित हुई कि उन्होंने आगे पढ़ाई की और आज एक बड़ा जर्नलिस्ट हमारे आपके दरमियान मौजूद है। और ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो आज, जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारे जिम्मेदार ओहदों पर फाइज हैं। तो ये चीज डॉक्टर साहब इस वक्त चूंकि डिजिटल मीडिया का एरा है, डिजिटल मीडिया के एरा में बहुत सारी गुंजाइश अब भी एक नई तरह से निकल आई है हमारे और आपके लिए कि हम अपना स्पेस यहाँ पर लें। ऐसी सूरत में iOS आने वाले, अगर पेंडेमिक खत्म होता है, हम दुआ करते हैं जल्द खत्म हो, तो क्या ऐसा कोई निजाम या ऐसा कोई अपने तौर पर इनिशिएटिव ले रहा है, या ऐसे जो पहले से जो काम कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करते हुए, उन्हें काम को देखते हुए उनके साथ बैठ करके कोई स्ट्रेटजी बनाना चाहता है? क्या कुछ आप बता सकेंगे इस सिलसिले में अभी? जी देखिए, ऐसा हमारा जो iOS ने प्लान किया है मीडिया पे, जिस पर बात हम लोगों की हो रही है और इंशाल्लाह उसको आगे बढ़ेंगे। देखिए 3 चीजें हम बैंक वक्त करना चाहते हैं जी। वो एक ये कि जो काम जो लोग कर रहे हैं मीडिया में, जिस नेचर का भी, छोटा बड़ा, जी उनके बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे पैदा किया जा सके, क्योंकि कोऑर्डिनेशन हमारा एक बहुत अहम पार्ट है। और जब कोऑर्डिनेशन होता है तो बहुत सारी गलतफहमियां खुद ब खुद दूर होती हैं, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन कमी की वजह से जो गलतफहमियां होती हैं वो भी खत्म होता है। तो एक तो उसके अंदर कोऑर्डिनेशन पैदा करने की कोशिश करेंगे। दूसरा ये कि हम ये चाहते हैं कि स्कॉलरशिप का जो स्कीम हमारी थी, जिसमें एक मिसाल आपने दी, हम 250-300 लोगों को जिनके अब उनसे कॉन्टेक्ट शुरू हो चुका है दोबारा, ताकि कैसे दोबारा उन लोगों के तजर्बे से हम फायदा उठाएं। तो एक दूसरा पार्ट ये है कि हम कैसे न्यू इनिशिएटिव लें इन चेंजिंग सिनेरियो, जिसमें जो आने वाला वक्त है वो ऑनलाइन और जो जिस तरह की चीजें डेवलप होने वाली है, उस रोशनी में एक नए अंदाज से सोच करके नई इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। तो वो भी कैसे लोगों को अभी हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, कैसे एक न्यू ब्रेन्स को मुख्तलिफ फील्ड के में रोक सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ये दूसरा उसका इनिशिएटिव हम लेने जा रहे हैं, जो उसी का पार्ट है। अच्छा डॉक्टर साहब, तीसरा ये, हाँ जी बताएं। तीसरा ये कि एक तरफ कोऑर्डिनेशन हुआ, एक तरफ इनिशिएटिव भी होगा, और तीसरा कि कैसे हम उन कामों को जो इन दोनों के नतीजे में एक बड़े पैमाने पे भी सोचा जा सकता है कि कैसे लोग मीडिया के नए नीड्स को, नए डिमांड्स को सामने रखते हुए अपना रोल अदा करें, जिसमें सबसे अहम है कि दस्तूर के जो प्रियम्बल का जो लेटर और स्पिरिट है, जो इस वक्त टूट रही है, तोड़ा जा रहा है या टूट रहा है, उसको नए स्पिरिट के साथ पूरे मुल्क के साथ खुले हुए जहन के लोग, जो सलीम तबा कहलाते हैं, जो सेनर वैल्यू पर बिलीव करते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज पर यकीन रखते हैं, उनको साथ ले करके पूरे मुल्क का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो दुनिया के अंदर एक मार्गदर्शक के तौर पे दोबारा कायम हो सके। तो उसके लिए भी पूरे मुल्क में अच्छे एलिमेंट्स को जमा करने की कोशिश की जाएगी। इससे एक चीज पता चली कि आपका जो आइडिया ऑफ मीडिया है वो मुस्लिम मीडिया या मुसलमानों के लिए स्पेसिफिक मीडिया नहीं है, बल्कि हिंदुस्तानियों के लिए एक मीडिया कायम करना है, हिंदुस्तानी आवाम के लिए एक मीडिया कायम करना है, जो प्रियम्बल में, हिंदुस्तान का जो आइन है उसके प्रियम्बल में जिस बात की गारंटी दी गई है उसको सामने रखते हुए सभी कम्युनिटी के लिए, सभी की कम्युनिटी की बात करने के लिए फोकस है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने ज्वाइन किया मुझे और आपने बहुत सारी बातें बताई, अपने फ्यूचर प्लान को भी बताया कि इनिशिएटिव आप क्या लेने जा रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप उसको, खासतौर से स्कॉलरशिप के हवाले से जो आपने बात की है कि नए नौजवानों को, नए जो छोटे छोटे अदारे चल रहे हैं उनको कैसे जो है कोऑर्डिनेट किया जाए।
आने वाले दिनों में मुसलमानों का नहीं बल्कि हिंदुस्तानियों के दरमियान एक ऐसा मीडिया कायम किया जाए जो सबकी बात करे, सबके लिए काम करे और सबकी वकालत करे। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का सर, और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।